ब्रिटिश एम्पायर एक ऐसी ताकत जिसने कई सारे देशों पर राज किया, जिसके पास लाखों सिपाही थे, मजबूत कानून थे और ऐसी ऐसी जेल थी कि जिनसे बचकर निकलना लगभग नामुमकिन था। फिर भी इसी एम्पायर को एक 23 साल के नौजवान ने परेशान कर दिया। क्या सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने बॉम्ब फेंका था? क्या सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या कर दी थी? या फिर ब्रिटिश एम्पायर को कुछ ऐसा दिख गया था भगत सिंह में जो कि एक रेवोल्यूशनरी से भी कई ज्यादा खतरनाक था? सोचिए, अगर हथियार ही सब कुछ होते तो उस टाइम पर ब्रिटिश एम्पायर ने कई सारे क्रांतिकारियों का सामना किया था, लेकिन आज एक सदी बाद भी सबसे ज्यादा भगत सिंह की चर्चा क्यों होती है? क्या उनके पास कोई ऐसा हथियार था जिसे ना जेल रोक सकता था, ना कोई कानून और ना ही फांसी? शायद भगत सिंह की ताकत वो नहीं थी जो उनके हाथ में थी, बल्कि वो थी जो कि उनके दिमाग में थी। और अगर ये बात सच है तो शायद हमें भगत सिंह को दोबारा समझने की जरूरत है। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि जब आप भगत सिंह का नाम सुनते हो तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है, तो आपका जवाब हो सकता है कि वो असेंबली जिसमें उन्होंने बॉम्ब फेंका था, या फिर सरेंडर्स की हत्या, या फिर 23 साल में दी गई उनको फांसी। और दोस्तों, ये सारी बातें सच हैं क्योंकि ये उनकी कहानी का हिस्सा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि अगर हम भगत सिंह को केवल इन कुछ कहानियों में सीमित कर देते हैं तो जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उसको हम नजरअंदाज कर देंगे। सोचिए, उस दौर में ब्रिटिश एम्पायर ने कई सारे क्रांतिकारियों का सामना किया। उनमें से कई सारे क्रांतिकारियों ने उनके खिलाफ हथियार उठाए और कई सारे लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन फिर भी भगत सिंह का नाम इतिहास में इतने गहराई से क्यों बस गया? क्या इन सब के पीछे का कारण केवल उनके एक्शन थे, या फिर उनके एक्शन के पीछे कोई ऐसी सोच थी जिसको ब्रिटिश हमसे पहले समझ गए थे? क्योंकि एक एम्पायर के लिए सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं होती, बल्कि एक सवाल होता है, क्योंकि एक सवाल हजारों गोलियों से ज्यादा असर करता है। और इसीलिए भगत सिंह सिर्फ लड़ते नहीं थे, वो सवाल पूछते थे। और शायद यहीं से उनकी असली कहानी शुरू होती है। अब दोस्तों, अगर हम भगत सिंह को समझना चाहते हैं तो हमें उनके हाथ में पकड़े हुए हथियार से पहले उनके हाथ में पकड़ी हुई किताब को देखना होगा। क्योंकि जिस उम्र में ज्यादातर लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, उस टाइम पर भगत सिंह दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पढ़ने की आदत थी, लेकिन स्कूल की किताबें नहीं, बल्कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, फिलॉसफी और दुनिया भर के रिवॉल्यूशनरी और थिंकर्स की किताबें। और शायद इसीलिए जब वो जेल में थे तो वहां पर अक्सर जो भी आया करता था वो अपनी खुद की आज़ादी के लिए सोचता था, लेकिन वो जेल में भी रहकर लिखते थे, पढ़ते थे और अपने विचारों को और मजबूत करते थे। उनकी जेल नोटबुक और उनके आर्टिकल से हमको ये समझ आता है कि वो किसी भी बात को बिना सोचे मान लेने वाले इंसान नहीं थे। वो हर चीज पर सवाल करते थे, समाज पर, राजनीति पर, धारणाओं पर और कभी कभी खुद अपनी सोच पर। और शायद इसीलिए एक बार उन्होंने लिखा था, मर्साइल क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग आर टू नेसेसरी ट्रेट्स ऑफ रिवॉल्यूशनरी थिंकिंग। इसका मतलब है बदलाव सिर्फ गुस्से से नहीं आता, बदलाव तब आता है जब हम कुछ सोचने की हिम्मत करते हैं। और शायद ब्रिटिश एम्पायर को ये बात समझ आ चुकी थी कि कोई भी नौजवान जो सिर्फ केवल लड़े ही नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों को सोचना सिखा दे, तो एक ऐसा नौजवान किसी भी एम्पायर के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। और दोस्तों, यहीं से भगत सिंह केवल एक रिवॉल्यूशनरी नहीं रहे थे, बल्कि वो एक आइडिया बनते जा रहे थे। अब दोस्तों, जो इतिहास है वो हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाता है कि जो कोई भी राजा होता है उसको सबसे ज्यादा खतरा केवल हथियारों से नहीं होता, क्योंकि जो हथियार होते हैं वो किसी इंसान के हाथ में होते हैं और किसी भी इंसान को गिरफ्तार कराया जा सकता है, लेकिन सोच को कैसे गिरफ्तार कराया जाए? अब दोस्तों, जरा आप सोचिए कि एक इंसान है जो कि किसी बात पर यकीन करता है, तो वो बात केवल उसी तक सीमित रहेगी। लेकिन जब उस इंसान की वही बात लाखों और हजारों लोगों की सोच बदल दे, तो वो केवल इंसान नहीं रहता, बल्कि वो एक मूवमेंट बन जाता है। और शायद इसीलिए जो ब्रिटिशर्स थे वो इस बात को हमसे बहुत पहले समझ चुके थे। इसीलिए उनके लिए भगत सिंह केवल एक नाम नहीं थे, बल्कि धीरे धीरे एक ऐसे प्रतीक बनते जा रहे थे जो लोगों को डरने के बजाय सोचना सिखा रहे थे। और दोस्तों, इसी वजह से 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को फांसी दे दी गई। शायद ब्रिटिशर्स ये सोचते थे कि किसी इंसान को खत्म कर दिया जाए तो उसकी आवाज भी खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। उनकी मौत के बाद उनका नाम और तेजी से फैलने लगा। उनके लेख, उनके विचार, उनका साहस और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगा। और दोस्तों, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ था, ना ही आखिरी बार।
क्योंकि जब भी किसी इंसान के विचार को दबाने की कोशिश की जाती है तो अक्सर ऐसा होता है कि उस इंसान के विचार और ज़्यादा लोगों तक पहुंचने लगते हैं। और शायद इसीलिए भगत सिंह की कहानी सिर्फ आज़ादी की कहानी नहीं है, बल्कि एक आइडिया की ताकत की कहानी है। लेकिन अगर आइडिया इतने पावरफुल होते हैं तो एक सवाल आज भी बचता है, क्या आज के टाइम पर भी आइडियाज़ को कंट्रोल किया जा सकता है? और दोस्तों यहीं पर भगत सिंह की कहानी केवल इतिहास की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि आज की कहानी बन जाती है। क्योंकि वक्त बदल गया है लेकिन एक चीज नहीं बदली, और वो चीज है लोगों की सोच को प्रभावित करने की कोशिश। उस दौर में ब्रिटिश अखबार जानकारी और कानूनों पर कंट्रोल रखना चाहती थी, और आज के टाइम पर समय बदल गया है। हम सब लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है और हर दिन हमारे सामने हजारों वीडियो, हेडलाइंस और कई सारे ओपिनियंस आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि हम डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो चीज़ें हमारे सामने बार बार आती हैं वही चीज़ें हमको सोचने पर मजबूर कर देती हैं, और धीरे धीरे करके वही चीज़ हमारी सोच का हिस्सा बनने लगती है। और दोस्तों इसीलिए आज के टाइम पर केवल पैसा और टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी ताकत नहीं है, बल्कि आज के टाइम पर सबसे बड़ी ताकत है अटेंशन। इसीलिए दोस्तों जो आपके अटेंशन को कंट्रोल करता है वही आपकी सोच को भी इन्फ्लुएंस करता है। और शायद इसीलिए भगत सिंह आज भी रेलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आज़ादी की बात नहीं की थी, उन्होंने बात की थी इंडिपेंडेंट थिंकिंग की, उन्होंने बात की थी सवाल पूछने की हिम्मत की। और किसी भी दौर में जब इंसान खुद सोचना शुरू कर देता है तो उस इंसान को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों भगत सिंह की कहानी केवल एक फ्रीडम फाइटर की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने कम उम्र में ही इस चीज को समझ लिया था कि किसी भी समाज को बदलने के लिए पहले उसकी सोच को बदलना पड़ता है। और दोस्तों शायद इसीलिए लगभग आज 100 साल बाद भी हम उनकी बात इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, बल्कि इसीलिए कर रहे हैं कि उन्होंने हमको एक जिम्मेदारी दी थी, सोचने की जिम्मेदारी। क्योंकि दोस्तों हर बात को बिना सवाल किए मान लेना कभी भी आजादी नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों असली आज़ादी केवल शरीर की नहीं होती बल्कि सोच की भी होती है। और शायद भगत सिंह आज भी रेलेवेंट हैं, उनकी वजह से नहीं बल्कि अपनी सोच की वजह से। और अब दोस्तों सवाल भगत सिंह पर नहीं है, सवाल हम पर है। क्या हम भी किसी बात को समझने की कोशिश करते हैं? क्या हम भी सवाल पूछते हैं, या फिर हम भी वही मान लेते हैं जो हमें दिखाया या बताया जाता है? और दोस्तों हर जनरेशन को अपनी आज़ादी की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, बस दुश्मन कभी सामने खड़ा होता है और कभी हमारे सोच के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।